अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। PDP का कन्वेंशन था कुलगाम में, इधर PDF के सरबराह ने भी आज मीडिया के साथ बात की पार्टी उमूरात को लेकर। इसके साथ साथ महकमे तालीम के हवाले से बात करेंगे, जहाँ डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि विंटर फीस ही देना है, जो ट्यूशन फीस वही देना है, बल्कि ट्रांसपोर्ट फीस अदा करने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैनुअल तरीके से जो हीटिंग सिस्टम है वो शुरू किया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, मगर सरकारी स्कूलों के हाल अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह आज सर्दी के दिन बच्चों ने तालीम हासिल की, कितनी मुश्किलात हुई है इन सर्दियों के आयाम में, मौसम का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। कई लोग जो आज सड़कों पर आए थे एहतजाज करने के लिए महकमे PDD के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनके हवाले से खबरें आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के ओहदे से, यानी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, उस ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज क्लियर किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो 5 दिसंबर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ही है, बल्कि जमहूरी अमल के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदारती इंतखाबात होने हैं, जिसके तहत कुछ लोग आएंगे जिनका नॉमिनेशन आएगा और वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फिर कौन सदर बन सकता है ये वक्त फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सदारती इंतखाबात में अब शमूलियत नहीं करेंगे, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब सदर नहीं रहेंगे। अब या उमर अब्दुल्ला या पार्टी का कोई और लीडर जो उमर अब्दुल्ला के मुकाबले खड़ा हो सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है सदर बन सकता है। मगर जो जरा से खबरें मिल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से खबर मिल रही है कि पार्टी जो लीडरान है वो उमर अब्दुल्ला को ही पार्टी का सदर बनने पर रजामंद हो रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सदारती इंतखाबात को लेकर क्या कुछ कहा, यह आप तक पहुंचाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो भी नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट्स उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे और ये जमात आगे चलेगी। सर, जिस तरीके से आपने कल, किसने कहा हमने उसकी सर रूमर काफी कल रूमर तो चलती रहती है, यहाँ का पूरी रूमर नहीं चलती। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है। सदारती इंतखाबात को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात करें। इधर मीडिया नुमाइंदों ने उनसे पूछा असेंबली इंतखाबात के हवाले थे। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद असेंबली इंतखाब जो है वो लड़ेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फारूक ने ये कहा कि हमने कब इनकार किया है इंतखाबात को लेकर, कि हमने 96 में यानी 1996 में जब कोई भी इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मैदान में आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया, यहाँ सरकार बनाई। फिर जो कुछ जम्मू कश्मीर के हालात थे उस वक्त उनको सुधारने में एक अहम रोल अदा किया। उस वक्त जब 96 में इंतखाबात हुए तब यहाँ पे क्या था, सिर्फ बंदूक था और चारों तरफ गोलियां ही गोलियां थी, तब भी हम इलेक्शन लड़ने से नहीं डरे। हम इलेक्शन के लिए तैयार है। सरकार, मरकजी सरकार या इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ ऐलान करे इंतखाबात का। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती, गोले चलती। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम ने उस वक्त हमने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज़ खत्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पे वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं। हम लोग तैयार हैं, इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ जब इलेक्शन आए। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, असेंबली इलेक्शन। नाज़रीन, PDP का आज इजलास हुआ और PDP की कोर कमेटी की मीटिंग हुई कुलगाम में। जो साउथ कश्मीर के पार्टी के लीडरान हैं उनकी मीटिंग हुई पार्टी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी की सदारत में, जहां पे जो
पार्टी मामलात है, तंजीमी मामलात है, उनके हवाले से बातचीत हुई, गुफ्तशनीद हुई और आइंदा तैयारियों के लिए तबादले ख्याल भी किया गया है। मीटिंग में अब्दुर्रहमान वीरी के अलावा पार्टी के सीनियर लीडरान ने शमूलियत की और जो 27 नवंबर को जो पार्टी ने यूथ कन्वेंशन श्रीनगर में रखा है, उस हवाले से जो पार्टी के अंदर यूथ लीडरान हैं उनके साथ भी बात हुई है। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की अब्दुर्रहमान वीरी ने और 27 नवंबर को जो पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होने वाला है उस हवाले से बात की और मीडिया ने यह भी पूछा अगर इंतखाबात होंगे तो पीडीपी का क्या कुछ फैसला होगा। उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो जब इलेक्शन होंगे तब भी हम अपनी बात करेंगे। 27 नवंबर को हमारा यूथ का कन्वेंशन श्रीनगर में मुनक्कद होने जा रहा है। उस बारे में भी हम यूथ कांग्रेस के जो यूथ क्या कहते हैं पीडीपी यूथ के जो लीडर्स थे उनके साथ भी हमारी गुफ्तशनीद हुई, उनको उनकी तैयारियों का भी जायजा लिया ताकि वहाँ पार्टिसिपेशन यूथ की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। उस बारे में हम मीटिंग और दूसरा जो सियासी मामलात हैं, इक्तिसादी हालात हैं, जो यहाँ प्रॉब्लम्स लोगों के, उस बारे में भी तबादला। सर क्या अगर वक्त हम इलेक्शन में बताएंगे आपको हम इलेक्शन के लिए क्या करने जा रहे हैं। अभी तो बात ही नहीं है इलेक्शन की, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, वो इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो तब देखा जाएगा। नाज़रीन, हालांकि इंतखाबात अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, ना ही इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला इस हवाले से कि कब जम्मू कश्मीर में इंतखाब होंगे और ना ही सरकार ने अभी कोई इस हवाले से फैसला लिया है। मगर जम्मू कश्मीर की अगर सियासी जमातों की बात करें तो अवामी राबता मुहिम का जो सिलसिला है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और आए रोज़ जो यहाँ की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे नेशनल पार्टीज़ की बात करें या रीजनल पार्टीज़ की बात करें, वो अवामी राबता मुहिम को बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की रिहाइश गाह पे भी आज पार्टी से वाबस्ता सीनियर ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया गया था, जिसमें पार्टी उमूर को लेकर गुफ्तशनीद हुई, बातचीत हुई पार्टी उमूर को लेकर। इस मौके पर हकीम मोहम्मद यासीन ने मीडिया से बात की और मीडिया ने उनसे पूछा कि पिछले दिनों जो कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से बातें आ रही है सामने, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मरकजी लीडरान ने जिस तरह बात की जम्मू कश्मीर को लेकर, जो नेहरू का रोल रहा है उसको लेकर हकीम मोहम्मद यासीन ने जवाब दिया कि हर एक पार्टी का अपना नुक्ते नज़र होता है, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़े लीडर थे, एक कदावर लीडर थे। मुल्क की आज़ादी में जो रोल उन्होंने निभाया उस रोल को फरामोश नहीं कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो उस ज़माने में जिसने आज़ादी की तहरीक यहाँ पर चलाई है, उस वक्त क्या उन्होंने इक़दाम उठाए जम्मू कश्मीर के बारे में आपको मालूम है कि शेख साहब और उसने बाज़ाब्ता एक एग्रीमेंट के तहत कश्मीर का जो मसला था हिंदुस्तान के साथ किया, हाथ मिलाया, कुछ शर्तें रखी, वो उसी ने की। बाकी इस वक्त कौन क्या कहेगा, अपना अपना नज़रिया, हम किसी नज़रिए पर कोई तनकीद नहीं करना चाहते। नाज़रीन, महकमे तालीम के हवाले से बात करेंगे तो इस साल जो स्कूलों में दाखिला होगा वो अब सालाना इम्तिहान यानी मार्च के बाद ही होगा। ये फ़ैसला महकमे तालीम ने लिया है और इस हवाले से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि जो सालाना इम्तिहान के बाद ही जो दाखिला अमल है वो शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो निजी स्कूलों में यहाँ बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनको सिर्फ जो ट्यूशन फ़ीस है वो अदा करनी होगी, ट्रांसपोर्ट फ़ीस इस साल अदा नहीं करनी होगी, क्योंकि जो निजी स्कूल्स हैं उनके जो स्कूल मालिकान हैं वो बच्चों से विंटर वेकेशन में भी जो ट्रांसपोर्ट फ़ीस है वो वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि इस साल कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फ़ीस जो है वो वसूल नहीं करेगा। वालिदैन को कहा गया कि आप सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही अपने बच्चों का अदा करें। एज ऑफ नाउ नए एडमिशन नहीं होने हैं। सपोज़ 9th का बच्चा है, वो जब एग्ज़ाम देगा तभी वो 10th क्लास में आएगा। जब आप 8th वाले को एग्ज़ाम करेंगे, वो 9th में आए तो एक ही क्लास में दो ग्रुप्स हो जाएंगे। तो हमने सब स्कूलों, हमारी
एलैबोरेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब एग्ज़ाम के बाद ही नए एडमिशन होने हैं। तो रही बात एडमिशन फ़ी लेने का, जब एडमिशन ही नहीं होगा तो एडमिशन फ़ी नहीं ले सकते। जो नए बच्चे हैं उनका एडमिशन नए एडमिशन मार्च में एग्ज़ाम के बाद हो जाएंगे। व्हाट हैज़ बीन डन बाय द फी फिक्सेशन कमेटी, वही फीस देना है और कोई फीस नहीं देना है। उसके लिए बाज़ाब्ता फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर्स पहले ही आ चुके हैं। सर, तो विंटर फीस जो है वो भरना होगा अभी पेरेंट्स को? विंटर में देखिए, विंटर में आप बच्चों को टीचर्स को सैलरी देनी होती है, जो ट्यूशन फ़ी होता है वो उनको भरना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फ़ी उसमें नहीं भरना है क्योंकि दे वोंट बी अवेलिंग दैट फैसिलिटी। लेकिन विंटर में हमें प्राइवेट टीचर्स को भी सैलरी देनी है, इसलिए जो ट्यूशन फ़ी होता है वो विंटर में। पेरेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि सेम जो क्लास की फीस है वो हमें भरनी पड़ेगी क्योंकि नवंबर तक अगले साल ये अगले साल उतना ही आएगा। जब अगले साल वो उनका बच्चा अप्रैल में दूसरे क्लास में आएगा तो अप्रैल से अप्रैल तक आएगा ना, ये बराबर वही। चलिए, ट्यूशन फीस अदा करनी होगी, ट्रांसपोर्ट फीस अदा नहीं करनी होगी क्योंकि जो दाखिला होगा नए क्लासेस का वो मार्च सेशन यानी मार्च में एग्जामिनेशन के बाद ही होगा। इसके साथ साथ मीडिया ने ये भी पूछा कि सरकार ने अभी विंटर वेकेशन का फैसला नहीं लिया है और कहा गया है जब बर्फबारी होगी तभी फैसला लिया जाएगा जम्मू कश्मीर में विंटर वेकेशन को लेकर। हालांकि सर्दियां पहले ही जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर अक्टूबर महीने से ही बात करें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और आज जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे उनको सर्दियों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो पढ़ाई भी जो है वो मुतासिर हो रही है। इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया था और डायरेक्टर एजुकेशन जो है उन्होंने कहा कि फेज़ मैनर के तहत स्कूलों में हीटिंग सिस्टम का इंतज़ाम किया जा रहा है। 15 नवंबर के बाद ही हमारे सरकारी दफ्तरों में भी हीटिंग शुरू होती है। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ हमारे पास हीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ हमने चालू किए थे। सर, जहाँ पे नहीं है हीटिंग अरेंजमेंट वहाँ फेज्ड मैनर में हम कर रहे हैं। हमारे पास 11,000 के करीब स्कूल्स है, उनमें फेज। ये तो देखिए, आप ऐसे सवाल करते हैं जैसे पिछले साल भी यही इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले साल ये सवाल नहीं होते थे। पिछले जब आपने भी पढ़ा होगा कब नवंबर में छुट्टियाँ होती थी, आप बताओ मुझे, फिर क्यों पूछते हैं आप लोग? आज सर्दी ज़्यादा है सर। उस दिन उससे ज़्यादा सर्दी, जब डल जम जाता था तब भी हम स्कूल जाते थे। सर, व्हाट अबाउट प्राइवेट स्कूल? क्या उनको आप क्या कोई कमेटी बना रहे हैं, कोई टास्क फोर्स बना रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में चेक करे कि किस लिए? चलिए, डायरेक्टर एजुकेशन ने बात की फेज मैनर के तहत सरकारी स्कूलों में जो हीटिंग सिस्टम का इंतजाम किया जा रहा है। जब तक स्कूल खुले रहेंगे, जब तक जो बर्फबारी ना होगी तब तक तो हीटिंग का इंतजाम किया जाएगा। ये एक पहलू है जो डायरेक्टर साहब ने मीडिया के सामने रखा। दूसरा पहलू जो स्कूलों के अंदर आज देखने को मिला है, जहां आज दिन भर अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी रही क्योंकि मतला अब और आलूद होने रहने की वजह से आज पूरी वादी में कड़ाके की ठंड रही है। और इस बीच में आज बच्चे स्कूल भी गए और स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई भी हासिल की। चाहे हम जून वेरीनाग की बात करें, वहाँ पे कई स्कूलों का जब हमारे जो साथी है ज़िला में जो जब वहाँ पे वो गए तो उन्होंने वहाँ बच्चों से पूछा कि किस तरह यहाँ पे स्कूल में इंतज़ाम किया गया है हीटिंग सिस्टम का, क्योंकि ये हाई स्कूल है, ना ये प्राइमरी स्कूल है ना मिडिल स्कूल है। यहाँ पे 9th 10th के बच्चे भी ज़ेर तालीम है। उनसे भी पूछा गया कि आपकी पढ़ाई कितनी मुतासिर हो रही है स्कूल में सर्दियों की वजह से। बच्चों ने क्या कुछ कहा पहले हम ये आप तक पहुँचाएंगे। इसके बाद हंदवारा से भी इसी तरह की एक जो स्टोरी है वो सामने आ रही है कि वहाँ पे भी बच्चों को मुश्किलात हो रही है सर्दी की वजह से, जिसको लेकर वालिदैन ने भी कहीं ना कहीं नाराज़गी का इजहार भी किया है। मेरा नाम रूफ है, मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। हमारे क्लास में बहुत ठंड है, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें हीटिंग सिस्टम चाहिए। मैं अपील करान हीटिंग सिस्टम लागन। उन लोग ने क्या हीटिंग सिस्टम? वो लोग ने क्या तो वन अपील करान तो वारा हाथ थोड़ा तड़ीन गसान। हमें बहुत ही मुश्किल आ रही है आज पढ़ने में, यहाँ पर बहुत ही ठंड है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हमारे क्लास में हीटिंग का प्रोग्राम किया जाए और हम आसानी से पढ़ सकें।
चलिए, ये जून वेरिना का एक गवर्नमेंट हाई स्कूल जहां पे बच्चों ने अपील की सरकार से कि जो फेज वाइज मैनर में आप हीटिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं उसको जल्द से जल्द लगाएं, क्योंकि सर्दियां आज के डेट में हैं। अब जब बर्फबारी होगी, स्कूल बंद होंगे, तो फिर ये हीटिंग सिस्टम किस काम का। इधर अगर हम हंदवाड़ा की बात करें तो हंदवाड़ा के मुख्तलिफ स्कूलों में भी यही सूरत हाल है, जहाँ बच्चों को भी मुश्किलात हो रही है और बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर तशवीश कर रहे हैं कि पढ़ाई उनसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और इधर वालिदैन ने भी नाराज़गी का इजहार किया है सरकार के फैसले को लेकर कि अभी विंटर वेकेशन नहीं होगा। और दूसरा कि जब सरकार ने कहा कि हीटिंग अरेंजमेंट स्कूलों में किया जाएगा, तो ये हीटिंग अरेंजमेंट कब मुकम्मल होगा, क्योंकि बच्चों को स्कूलों में तालीम हासिल करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे विंटर में हम पढ़ना चाहते हैं, हम बहुत ही खुश हैं अगर हम विंटर में भी स्कूल आएंगे। और हमें जो क्वालिफाइड टीचर्स है ये भी बहुत ही खुश है कि विंटर्स में स्कूल आना है, बच्चों को आना है। तो हमारे सेशन भी हमें हुआ है, तो हमें मगर यहाँ पे कश्मीर में बहुत बर्फबारी गिरा है और हम सरहदी ज़िला से है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो अगर हमें हीटिंग अरेंजमेंट होगी तो हम अच्छे से स्कूल आएंगे। बाकी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर हम पढ़ने के लिए हमें बहुत मज़ा आता है। हमें चाहिए गर्मी और बुखारी हमें चाहिए। ठंड लगती है आपको? हाँ, हमें ठंड लगती है। हम पेरेंट फैन के आते हैं तो भी हमें ठंड लगती है। एक सवाल से क्या कहेंगे? हम दो एक क्लास में दो क्लास बैठते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 4th। हीटिंग की प्रॉब्लम है हमारे स्कूल में। मैटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हीटिंग की प्रॉब्लम है कि बच्चे जो आते हैं बाहर, टेम्परेचर होता है माइनस में, और जब यहाँ पर हम सरमा में कमरों में बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी काफ़ी परेशानी होती है बच्चों को। अगर कुछ अच्छा गर्मी नाज़रीन, बात करेंगे महकमा पीडीडी के हवाले से। तो आए रोज़ लोग एहतजाज करते रहते हैं महकमा पीडीडी के खिलाफ। लोगों का कहना है कि जो शेड्यूल महकमे ने बनाया है उस शेड्यूल के मुताबिक कि आवाम को बिजली नहीं मिल रही। हालांकि जो मीटर्ड एरिया है, जहां पे मीटर लगाए जाते हैं, वहां पे मीटर लगाने से पहले लोगों से कहा जा रहा है कि आप मीटर लगाए और आपको 24 घंटे की बिजली मिलेगी। मगर मीटर्ड इलाकों में भी कहीं ना कहीं जो शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही है। और आज ओमपोरा बडगाम में, जो ओमपोरा बडगाम के साथ कई और इलाके हैं, वहाँ के लोगों ने आज जो श्रीनगर बडगाम रोड है उस पर ट्रैफिक को बंद करके एहतजाज किया। और एहतजाज करने का मकसद सिर्फ ये था कि महकमे पीडीडी ने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के मुताबिक भी आवाम को बिजली नहीं मिल रही है। उन लोगों का कहना है कि कई बार हम जो सरकारी जिम्मेदारान हैं महकमे के, उनके पास भी गए हैं कि अगर आपने नॉन मीटर्ड एरिया में 8 घंटे की कटौती रखी है तो 8 घंटे से ज़्यादा क्यों कटौती हो रही है, और अगर मीटर्ड वाले इलाकों में 4.5 घंटे की कटौती है तो ज़्यादा कटौती क्यों हो रही है। और जो सरकारी जिम्मेदारान हैं महकमे के, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो शेड्यूल इन्होंने खुद मुरतब किया है उस शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली सप्लाई नहीं मिल रही है। पत्म 2 रेतन 5 मिनटन पावर 8 घंटन ग 10 मिनटन पावर 6 घंटन ग। मेहरबानी तो मेहरबानी बडगाम मैगजीनस वन या चीफ इंजीनियरस वन मेहरबानी तो मेहरबानी शेड्यूल पावर सह था तो मेहरबानी कर। बाकी सोन मुतला क्या सुबह 10 बजे रात 10 बजे सुबह कुछ नीर सर्दी मन, मगर ये 8-9 गांव अत सुटकोवस मज क्या पावर ग्रिड अत पे 8 गांव 8 गांव सुम हालांकि पावर कहें, मगर सरकार तमो सरकार मुतालबा करा कि जन अगर सारे गांव चलो वन तम 24 घंटे पावर यह शेड्यूल ती मंगान तथ मज पावर रोजान कह तथ मज 15 मिनट रोजान 6 घंटे ग 10 मिनट रोजान 8 घंटे ग। तवे द्रामुत तमाम वूपुर वड़पुर कालन पटार वोनपुर। चलिए, इधर महकमा जल शक्ति के खिलाफ भी एहतजाज हुआ और एहतजाज करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स राजबाग में चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। और ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने जो टेंडर्स निकाले पिछले कई सालों से, जिसके लिए ठेकेदारों ने काम किया है, रुकूमात उन्होंने बैंक से लिए हैं, कर्जा उन्होंने बैंक से लिया है,
और जो सरकार ने प्रोजेक्ट्स दिए थे उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया। जो काम सरकार ने सौंपा था वो काम हमने मुकम्मल करके रख दिया। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जो महकमे जल शक्ति के अंदर मुख्तलिफ स्कीमें आती है, मगर हमने काम करके दिया। हमने ज़ाती पैसा उन प्रोजेक्टों पर लगाया है, मगर जो सरकार के पास ठेकेदारों की रुकूमत जो वाजिबुल अदा है वो कई सालों से उनको नहीं मिल रही है। सरकारी अफसरों के खिलाफ उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है कि जो सरकारी अफसरान कुर्सियों पर बैठे हैं वो उनका नहीं सोच रहे हैं और उन्होंने उनका जो पैसा वाजिबुल अदा है अभी तक वागुजार नहीं किया है। हम गवर्नर इंतजामिया चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बावर कराना चाहते हैं कि किन वजूहातों पे यहाँ जो हमारे पैसे ठेकेदारों के हैं, जो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट के पैसे हैं, वो क्यों बंद है। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर लंगवेशन का पैसा छोड़ दिया जाएगा। बदकिस्मती है आज 6 महीने से हमारे ठेकेदार दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति वो पैसा रिलीज नहीं कर रहा है, ना AIBP का पैसा रिलीज कर रहा है, ना नाज़रीन, आखिर में मौसम के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक कुपवारा के बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। टंगडार, मत्सल, केरन सेक्टर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें होगी। महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आज 19 तारीख को क्लाउडी रहेगा, जनरली क्लाउडी थ्रू आउट JNK, और उसके साथ ही आइसोलेटेड टू स्कैटर कुछ जगहों पे 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे रेन और हाई रीचेस पे स्नो, लेकिन उसके बगैर आमतौर पर ड्राई रहेगा मौसम। बाकी जगहों पे ये कुछ जगह जो नॉर्थ कश्मीर है, ख़ासतौर पर बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट और हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आता है, और उसके साथ जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा आता है नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर थोड़ी हल्की बर्फबारी नाज़रीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह बराह रास्त मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वज़ीर दाखिला, हम सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं। से लेकर संगठित आर्थिक अपराध तक अपनानी होगी। 3, टेरर फाइनेंस के संबंधित लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत करना और उसमें एक रूपता लाना बहुत जरूरी है। 4, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत टेक्निकल तंत्र हमें विकसित करना होगा। और 5, एसेट रिकवरी के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले बॉर्डरलेस फाइनेंस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें भी बियॉन्ड बॉर्डर कोऑपरेशन के अप्रोच को स्वीकारना होगा, तभी ये मंच अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। अंत में मैं पुनः टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भारत की तरफ से अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत टेरर फाइनेंसिंग के सभी रूपों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, हवाला, सभी से निपटने के लिए सभी देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन के विचार विमर्श के दौरान भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर निरंतर वैश्विक फोकस बनाए रखने के लिए NMFT के इस विशिष्ट पहल की स्थायित्व की आवश्यकता को महसूस किया है। अब स्थायी सचिवालय स्थापित करने का समय आ गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में ही जारी किए जा रहे 4 स्टेटमेंट में भारत में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इस विषय पर शीघ्र ही सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया जाएगा।
मेजबान देश की ओर से मैं नई दिल्ली में आयोजित इस नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी देशों और संगठन के प्रतिनिधिमंडलों का मन से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबकी सुखद और सुरक्षित स्वदेश वापसी की मंगल कामना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। थे नो मनी फॉर टेरर, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसके इख्तितामी जो खिताब कर रहे थे वजीर दाखिला और कह रहे थे कि दहशतगर्दी को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए जो पैसे वागुजार किए जाते हैं, जो पैसे दहशतगर्दी को उरूज देते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं उसको पहले रोकने की ज़रूरत है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।